Hello students, this is Abhishek Verma and welcome to our channel विद्यास थलीवाले सर। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर एग्रीकल्चर। जी हाँ, ज्योग्राफी के इस फोर्थ चैप्टर एग्रीकल्चर का आज हम आपके लिए थर्ड वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के ऑलरेडी हम 2 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं जिसमें हमने बात किया टाइप्स ऑफ फार्मिंग की। जी हाँ, फार्मिंग सिस्टम की हमने बात किया है कि प्रिमिटिव, इंटेंसिव और कमर्शियल फार्मिंग वगैरह क्या होती है। स्टूडेंट्स, हमने स्ट्रेस एंड बर्न एग्रीकल्चर की भी बात की है और आज हम डिटेल में जानेंगे कि जो फार्मिंग का टाइप है कमर्शियल फार्मिंग, उसको डिटेल में इंफॉर्मेशन हम लेंगे। साथ ही साथ हम प्लांटेशन की बात करेंगे, प्लांटेशन क्या होता है, और तो और हम क्रॉपिंग पैटर्न की भी जानकारी लेंगे आज। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना कोई समय गवाए आज के इस अमेजिंग वीडियो का शुरू करते हैं। कॉमर्शियल फार्मिंग यानी कि व्यवसायिक खेती। जी हाँ स्टूडेंट्स, वो खेती जो ट्रेड के मकसद से, कॉमर्स के मकसद से या फिर व्यवसाय करने के लिए, बिजनेस करने के लिए की जाती है, उस तरह की खेती को कहते हैं क्या, कॉमर्शियल फार्मिंग। जी हाँ, तो चलिए हम जानते हैं कि कॉमर्शियल फार्मिंग क्या है। वो देखिए, कॉमर्शियल फार्मिंग जो भी होती है उसका मेन मकसद, उसमें जो भी क्रॉप उगाया जाएगा, जो भी फसल उगाई जाएगी, उसका मेन मकसद क्या होगा, पैसा कमाना। जी हाँ, उस क्रॉप को बेच के मोर इनकम जनरेट करना, यही उसका मकसद होगा। If the motive of growing crop is to earn more income, then it is said to be commercial farming। जी हाँ स्टूडेंट्स, कॉमर्शियल फार्मिंग का मकसद यही होता है। इसमें जो भी खेती की जाएगी, उस फसल को, जो भी क्रॉप उगाई जाएगी, उस फसल को बेचकर फार्मर जो है मोर इनकम जनरेट करने की कोशिश करता है, ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट करने की कोशिश करता है। अब ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट करनी है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा हैवी इनपुट्स देता है, जैसे कि ढेर सारे लेबर्स, अच्छा इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर, बहुत सारी चीजें वो इस्तेमाल करता है। साथ ही साथ तो दूसरे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। जैसे मान लीजिए किसी जगह पर हर कंडीशन अच्छी है खेती करने के लिए, तो वहां पे कॉमर्शियल फार्मिंग करने में कम खर्चा आएगा। लेकिन अगर वही हम बात करें राजस्थान या कुछ ऐसा इलाका, जम्मू कश्मीर या लद्दाख जैसा इलाका, जहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल नहीं है खेती के लिए, तो वहां पे कॉमर्शियल फार्मिंग अगर करना चाहें तो बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, बहुत ज्यादा कॉस्ट एक्सपेंडिचर आएगा। कैसे, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर पहले देख लेते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होती है। The agricultural practices on a large scale by using modern technology। जी हाँ, वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो बहुत ही बड़े पैमाने पर की जाती है, ऑन ए लार्ज स्केल बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। किसका इस्तेमाल करके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, टू अर्न ए गुड इनकम इज नोन एज कॉमर्शियल फार्मिंग। जी हाँ, द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऑन ए लार्ज स्केल बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू अर्न ए गुड इनकम, है ना। वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो लार्ज स्केल पर की जाती है, किसकी मदद से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से, और क्या करने के लिए, लार्ज इनकम जनरेट करने के लिए, गुड इनकम अर्न करने के लिए, तो इसे ही कहते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। इट इज नोन एज कॉमर्शियल फार्मिंग। तो ये तो डेफिनेशन होगी किसकी, कॉमर्शियल फार्मिंग की, पहली लाइन में, कि वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो बहुत ही बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर की जाती हैं बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू अर्न गुड इनकम, है ना। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अच्छा इनकम कमाने के लिए लार्ज स्केल पर अगर खेती की जाए तो उसे कहते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। जी हाँ स्टूडेंट, तो यहाँ आपके सामने डेफिनेशन क्लियर है। अब इस खेती की कुछ खास बातें हैं। कॉमर्शियल फार्मिंग जो होती है दूसरे टाइप ऑफ खेती से कुछ थोड़ी हटकर होती है, यानी इसके कैरेक्टरिस्टिक कुछ अलग है। अगर हम नॉर्मल एग्रीकल्चर की बात करें, जैसे अभी तक हमने प्रिमिटिव सब्सटेंसिव फार्मिंग पढ़ा, उसके बाद फिर इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग पढ़ा और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर पढ़ा, तो जो भी पढ़ा हमने, इसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखने मिले थे कि मेनली मॉनसून रेन पे डिपेंड करते हैं या फिर ज्यादा लेबर लगा देते हैं, इंटेंसिव की बात आती है तो। लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा इनपुट्स की बात नहीं की गई अभी, यानी बहुत ज्यादा इनकम जनरेट करने की बात नहीं की गई है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या की गई है, पॉपुलेशन की डिमांड को पूरे करने की कोशिश की गई, यानी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर प्रेशर दिया गया है या फिर अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए, फीड करने के लिए क्रॉप उगाया गया है। इसमें 2 ही मकसद थे, प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग और इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग। इन दोनों तरह की फार्मिंग में 2 मकसद थे। प्रिमिटिव में मकसद था कि फीड ओन फैमिली एंड सस्टेनिंग ऑफ द फैमिली, और इंटेंसिव में मकसद था डिमांड जो है बढ़ रही है एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर से, वो प्रेशर है ना, प्रेशर जो है कम करने के, यानी जो भी एग्रीकल्चर डिमांड बढ़ रही है उसको कंप्लीट करना, यही 2 मकसद थे। लेकिन कमर्शियल फार्मिंग की कैरेक्टरिस्टिक कुछ डिफरेंट है, इसमें कुछ अलग होता है। तो कैसे अलग होता है, चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। जी हाँ, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इज, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या क्या इसकी खासियतें होती हैं, ये हम कमर्शियल फार्मिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला तो लार्ज लैंड होल्डिंग। जी हाँ, इसके पहले हमने पढ़ा था कि स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे खेती होती है, कौन सी,
प्रिमिटिव भी और इंटेंसिव भी। भले इंटेंसिव में ज्यादा चीजें इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो खेती अभी भी स्मॉल पैच पे लैंड पे होती थी, इससे तो एग्रीकल्चर लैंड पे ज्यादा प्रेशर होता था। स्टूडेंट्स हमने फैमिली वाला एग्जांपल पढ़ा था, फैमिली 1 फैमिली 2 वाला, जी हाँ, उसमें देखा था हमने लैंड सेम ही रहती थी। तो एक प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग था, एक इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग था। लेकिन इसमें क्या होता है, कमर्शियल फार्मिंग में लैंड ज्यादा हो जाती है, जी हाँ, लार्ज लैंड होल्डिंग्स पे ही की जाती है अधिकतर। तो ठीक, ज्यादा जमीन रहेगी तो ज्यादा उगेगा तब ना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, तब ज्यादा इनकम आएगी, जी हाँ। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इज लार्ज लैंड होल्डिंग्स। पहला जो खासियत क्या है, लार्ज लैंड होल्डिंग, बहुत सारी जमीन होनी चाहिए। दूसरा, यूज ऑफ हाई लेवल ऑफ इनपुट्स, इसमें जो भी इनपुट देंगे वो हाई लेवल, सिर्फ लेबर हाई लेवल के नहीं होंगे, इसमें लेबर के साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, मशीनरी, जो भी चीज इसमें देंगे वो सब कुछ क्या होगा, लार्ज स्केल पर होगा। बहुत ही हैवी इनपुट देंगे, ढेर सारा प्रोडक्शन कराना है तो ढेर सारा इसमें मेहनत भी करना पड़ेगा, जी हाँ स्टूडेंट्स। ठीक, इसमें लार्ज स्केल लैंड होल्डिंग्स, यूज ऑफ हाई लेवल ऑफ इनपुट्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जिसको HYV सीड्स भी कहते हैं, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। HYV सीड्स क्या है, हाई क्वालिटी की सीड होती है। यानी मान लीजिए एक सिंपल सीड है, तो सिंपल सीड से जो प्लांट उगता है वो सिर्फ 100 ग्राम ग्रेन से देता है। लेकिन अगर HYV सीड से अगर कोई प्लांट उगा है तो 100 की जगह 200 ग्राम या 250 ग्राम तक का हमें अनाज दे सकता है, ग्रेन्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो HYV सीड्स ज्यादा प्रोडक्शन करता है। ठीक, तीसरा चौथा बात कर लेते हैं हम, गुड इरिगेशन फैसिलिटीज। हमें इरिगेशन फैसिलिटीज ज्यादा नहीं, अच्छी करनी होगी, यानी जरूरत से ज्यादा पानी भी नहीं देना है। इसमें हमें ड्रिप इरिगेशन, जितनी आवश्यकता है उतनी, अलग अलग स्प्रिंकलिंग इरिगेशन या फिर ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन आप जानते होंगे, प्लांट के पास से पाइप गुजारते हैं, पाइप में से बूंद बूंद पानी गिरते रहता है प्लांट के रूट के पास, उसको ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। और स्प्रिंकलर मतलब फवारे वाला, ये तो आपने देखा ही होगा। तो इस तरह की इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। और स्टूडेंट पांचवा, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड। जी हाँ, केमिकल फर्टिलाइजर मतलब खाद जो होती है, ठीक, और पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, कीड़े मकोड़े मारने की दवाई है ना, वीडीसाइड्स में डाला जा सकता है ताकि घास फूस भी मर जाए, वो भी ना उगे। तो इस तरह की चीजें की जाती हैं किसमें, ये कॉमर्शियल फार्मिंग में। तो कॉमर्शियल फार्मिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स को आप अलग अलग देख पा रहे हैं। कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या क्या होता है, इसमें लार्ज लैंड होल्डिंग होती है। जी हाँ, हमने इसके पहले देखा था कि प्रिमिटिव सब्सटेंसेस में स्मॉल लैंड है, सब कुछ मॉनसून डिपेंडेंट है, नेचुरल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। जबकि इंटेंसिव में देखा था कि स्मॉल लैंड होल्डिंग है, लेकिन उसमें इनपुट जो है वो थोड़े हैवी होंगे, लार्ज इनपुट दिए जाएंगे, हैवी भी नहीं लार्ज इनपुट दिए जाएंगे। लेकिन अभी भी लैंड जो होल्डिंग जो है स्मॉल पैच पे ही होगा। लेकिन जो कॉमर्शियल फार्मिंग है ये डिफरेंट है, इसमें अलग ही होता है। इसमें भी इंटेंसिव वाले फॉर्म फॉलो होते हैं, इंटेंसिव वाले कैरेक्टरिस्टिक की लार्ज जगह बहुत ही हैवी इनपुट दे दो, इसमें बहुत ज्यादा हैवी इनपुट्स है ना, जो इंटेंसिव होते हैं उससे ज्यादा। लेकिन यहाँ पर लैंड भी क्या होगी, लार्ज होगी। जबकि इंटेंसिव और प्रिमिटिव में लैंड जो होती थी वो स्मॉल पैच पे होता था, लेकिन यहाँ पर सब कुछ ज्यादा है, लैंड से लेकर इनपुट तक सभी कुछ क्या है यहाँ पे हैवी है, ज्यादा है। तब जाके हम क्या बोलेंगे इसको, कॉमर्शियल फार्मिंग। आगे देखिए, द अमाउंट ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन, यानी व्यवसाय करने का जो इसमें पैसा लगने वाला है। कॉमर्शियलाइजेशन मतलब इसमें जो इनपुट देने वाला है, इन्वेस्टमेंट, वो क्या होगा, अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मतलब किसी रीजन में, जैसा हमने आपको एग्जांपल बताया था कि एक रीजन है जैसे पंजाब, तो पंजाब में आसानी से फर्टाइल लैंड अवेलेबल है, आसानी से पानी भी अवेलेबल है, इरिगेशन हो जाता है, बारिश भी अच्छी होती है। तो वहां पर क्या होगा, वहां पे कमर्शियल फार्मिंग करेंगे तो कम पैसा लगेगा क्योंकि पानी आसानी से मिल जाएगा। वहां पर सॉइल में ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर डालने भी नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले से फर्टाइल है। और वहीं अगर हम बात कर ले मध्य प्रदेश की या फिर बात कर ले राजस्थान जैसे इलाकों की, तो इन इलाकों में सॉइल की फर्टिलिटी बहुत कम होती है। यहाँ पे वाटर लेवल बहुत नीचे है, पानी बहुत कम मिलेगा, है ना। तो हम इसमें बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे और जमीन से निकाल के, तो बहुत खर्चा आएगा। और साथ ही साथ सॉइल में बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा एज कम्पेयर टू राजस्थान और पंजाब और हरियाणा जैसे इलाके में। तो इससे क्या होगा, कॉमर्शियलाइजेशन, यानी किसान को ज्यादा खर्चा पड़ जाएगा। यानी कि अगर कोई किसान कॉमर्शियल फार्मिंग कर रहा है मध्य प्रदेश राजस्थान जैसे इलाकों में, तो जिससे ज्यादा खर्चा आएगा, मोर एक्सपेंस। और अब वहीं कोई किसान हरियाणा, पंजाब, यूपी में क्या कर रहा है, कॉमर्शियल फार्मिंग कर रहा है, तो उसे कम खर्चा आएगा। क्यों? क्योंकि उससे बाकी सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। द अमाउंट ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ फार्मिंग वेरीज फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। जी हाँ, द अमाउंट ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन यानी कॉमर्शियल व्यवसायिक खेती करने की जो कीमत होती है ना, वो बढ़ते रहती है, बदलते रहती है, बढ़ते नहीं बदलते रहती है। वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन एरिया टू अनदर, डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेटिक कंडीशंस, इरिगेशन फैसिलिटीज। जी हाँ, क्लाइमेटिक वातावरण वाली कंडीशंस पे, इरिगेशन फैसिलिटीज पे पहले भी हम आपको बता चुके हैं। इन सब चीजों में क्या होता है, कॉमर्शियलाइजेशन इफेक्ट करता है। ठीक,
और तो देखिए अगर एग्जांपल बता दें आपको, फॉर एग्जांपल राइस इज ए कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब। हरियाणा और पंजाब में लोग बहुत ज्यादा राइस उगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे सॉइल इतनी ज्यादा फर्टाइल है, वहां पे पानी इतनी आसानी से अवेलेबल है कि वहां के लोग कमर्शियल फार्मिंग आसानी से कर लेते हैं, यानी राइस को कमर्शियल क्रॉप बना देते हैं, जबकि राइस खाने वाली क्रॉप है। लेकिन वही बात कर ले हम दूसरे स्टेट्स में, जैसे कि हम बात करें कि इट इज ए सबसिस्टेंस क्रॉप इन ओडिशा, है ना, ओडिशा जैसा स्टेट हो गया, या कोई और स्टेट जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, है ना, इन जगहों पर राइस को सिर्फ फूड के रूप में उगाया जाता है कि वो सिर्फ खाने के लिए सस्टेनेबल क्रॉप है, यानी कि वो अपनी फैमिली को फीड करने लायक, यानी जितना जरूरत है उनको खाने के लिए उतना ही उगा पाते हैं। क्योंकि उससे ज्यादा अगर उगाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा खर्च आएगा, क्योंकि वहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी नहीं है, वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी ज्यादा अच्छी नहीं है, और क्लाइमेटिक कंडीशन उतनी ज्यादा फेवरेबल नहीं है, जिस वजह से वहां पर कम क्या वो उग पाता है राइस। तो आप देख पा रहे हैं एक ही क्रॉप किसी एक एरिया में अच्छे क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से कमर्शियल क्रॉप है, जबकि वही क्रॉप खराब क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से किसी एक एरिया में क्या है, सस्टेनिक क्रॉप है। जी हाँ स्टूडेंट, सब्सटेंशियल क्रॉप है। तो ये आप देख पा रहे हैं हम किसकी, कमर्शियल फार्मिंग की बात। कमर्शियल फार्मिंग को अगर हम फिर से एक बार रिवाइज करें तो हमने देखा कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसमें क्या किया जाता है, लार्ज स्केल पे खेती की जाती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, और वेरियस जो इनपुट्स होते हैं वो बहुत सारे हैवी दिए जाते हैं ताकि गुड इनकम जनरेट हो ना। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑन ए लार्ज स्केल यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू ऑब्टेन गुड इनकम इज नोन एज कमर्शियल फार्मिंग। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। तो लार्ज स्केल लैंड होल्डिंग्स, है ना, बहुत बड़ी जमीन को इसमें खेती की जाती है, बहुत बड़ी जमीन पे खेती की जाती है ना, छोटे स्मॉल पैच ऑफ लैंड नहीं चाहिए। कमर्शियल फार्मिंग करनी है तो लार्ज लैंड होल्डिंग चाहिए। दूसरा, हाई लेवल ऑफ इनपुट चाहिए, सिर्फ हैवी इनपुट से या लार्ज स्केल इनपुट से काम नहीं चलेगा, हाई लेवल बहुत ही ज्यादा ढेर सारे चाहिए इसमें। फिर HYB सीड्स चाहिए, गुड इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड एक्सेट्रा, ये सब चाहिए, तब जाके कमर्शियल फार्मिंग होगी। यानी कमर्शियल फार्मिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो दूसरे फार्मिंग यानी कि प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग और इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स से थोड़ा डिफरेंट है। कैसे? प्रिमिटिव और इंटेंसिव में लार्ज लैंड होल्डिंग जो थी स्मॉल ही थी, लार्ज नहीं थी, जबकि यहाँ पर लैंड होल्डिंग क्या है, लार्ज है। ठीक, और उसमें क्या होता था, जो भी इनपुट देते थे प्रिमिटिव में बहुत ही शॉर्ट इनपुट था, जबकि इंटेंसिव में थोड़ा सा लार्ज इनपुट था, लेकिन यहाँ पर बहुत ही हैवी इनपुट है, उससे भी ज्यादा। जी हाँ स्टूडेंट्स, और ये भी बताएगा कि जो भी कमर्शियल फार्मिंग करनी है उसमें जो पैसा इनकम लगने वाला है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, यानी कि कमर्शियलाइजेशन जो है वो वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशन में डिफरेंट होता है। यानी कि किसी एक एरिया में क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी है तो वहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग थोड़ी सस्ते में हो जाएगी, सस्ते मतलब इतने भी सस्ते में नहीं, लेकिन एज कम्पेयर टू उस एरिया में जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी नहीं है वहां से तो सस्ते में कम में हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल बता दीजिए कि पंजाब और हरियाणा में राइस क्या है, एक कमर्शियल क्रॉप है, क्योंकि वहां पे पानी, इरिगेशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल फर्टिलिटी सब बढ़िया है। जबकि वही बात करें उड़ीसा की तो वो सिर्फ सस्टेनेबल क्रॉप है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन और इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो सिर्फ अपने खाने तक का बड़ी मुश्किल से उगा पाते हैं, इससे वो कमर्शियल फार्मिंग नहीं कर पाते हैं राइस की। तो ये स्टूडेंट बात कर ली हमने कमर्शियल फार्मिंग की। अब हम बात करेंगे प्लांटेशन की, जो खुद ही एक टाइप है कमर्शियल फार्मिंग का, लेकिन हम उसे सेपरेटली पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है प्लांटेशन यानी कि बागवानी। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं प्लांटेशन की, तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। जी हाँ स्टूडेंट्स, प्लांटेशन खुद ही कमर्शियल फार्मिंग का एक टाइप है, यानी कि इसमें जो भी चीज का प्लांटेशन किया जाएगा उसे मेनली कंज्यूम करने के लिए नहीं, उसे मेनली बेचने के लिए, जिससे गुड इनकम हो उसके लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लांटेशन में क्या किया जाएगा, टी उगाया जाएगा, कॉफी उगाया जाएगा या रबर उगाया जाएगा। तो ये तीनों चीजें हम खाते नहीं है, कंज्यूम नहीं करते, खुद ही पूरा इस्तेमाल नहीं कर जाते घर पर, हम क्या करते हैं, इसे ज्यादातर बेचेंगे, है ना। तो इसे बेच के क्या मिलेगी, इनकम। तो ये क्या हो गया, कमर्शियल फार्मिंग। तो इसलिए कहा गया है प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन क्या होता है, कमर्शियल फार्मिंग का एक टाइप है। स्टूडेंट्स, प्लांटेशन जो है वो कमर्शियल फार्मिंग के अंडर ही आता है, लेकिन प्लांटेशन जो है लार्ज स्केल पर किया जाता है, इसके लिए बहुत बड़े लैंड रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, प्लांटेशन जो है वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट टाइप ऑफ फार्मिंग जो कह सकते हैं, क्योंकि पुराने समय में खेतों से ही, खेत में या जंगल में कह सकते हैं, उन पेड़ों से ही फ्रूट्स या जो भी फूड प्रोडक्ट्स होते थे लिए जाते थे, या फिर इनका मेन काम क्या होता है, इंडस्ट्री को सपोर्ट करना आज के समय में, है ना। पिछले समय में क्या होता था, पुराने समय, पिछले समय मतलब पुराने समय की बात कर रहे हैं,
उसमें की जाता था प्लांटेशन किस लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा सामान इकट्ठा हो फूड प्रोडक्ट, और उसे बेचकर पैसा कमाया जाए या बेचकर अपनी दूसरी जरूरतें पूरी की जाए उसके एक्सचेंज में। लेकिन अब इस समय में प्लांटेशन का मेन मकसद क्या हो गया है, एग्रो इंडस्ट्रीज जो होती हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज यानी कि एग्रो इंडस्ट्रीज, उनको सपोर्ट करना। जी हाँ स्टूडेंट, प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग विच जनरली सपोर्ट द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। जी हाँ, ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। किसका काम है ये, प्लांटेशन का। तो चलिए हम देखते हैं कि प्लांटेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्या परफॉर्म होता है इसमें। तो पहली बात कर चुके हम कि प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। क्या है प्लांटेशन, कमर्शियल फार्मिंग का टाइप है। प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। स्टूडेंट्स, आप इस तरह से जो भी नोट्स होते हैं आप इससे स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी कर लेते जाइए, इसे आप नोट डाउन कर लेते जाइए, फिर स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा कभी भी, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, प्लांटेशन फार्मिंग प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल्स फॉर वेरियस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो प्लांटेशन वाली फार्मिंग है यानी वो टाइप ऑफ फार्मिंग जिसमें प्लांटेशन करते हैं, इट प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। बहुत सारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने क्या किया, प्लांटेशन किया रबर ट्री का, तो हम क्या करेंगे, वो इंडस्ट्री जो रबर मैन्युफैक्चर करती होगी, जो टायर मैन्युफैक्चर करती होगी, है ना, उन फैक्ट्रीज के लिए हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल बनाएंगे। यानी रबर जो निकलेगा पेड़ से, अब रबर ट्री का पेड़ होता है, उसमें रबर नहीं निकलता। रबर ट्री का जो पेड़ होता है, ट्री होता है, उस ट्री में कुछ इस प्रकार से ये ट्री जो है उसमें कट लगाया जाता है। इस कट से फिर क्या होता है, व्हाइट कलर का लिक्विड निकलता है। ये व्हाइट लिक्विड जो होता है पूरी तरह से दूध की तरह होता है, बिल्कुल। और फिर उसे जब चिल्ड किया जाता है, ठंडा किया जाता है पानी में डाल के उस लिक्विड को डालने पे, तो बड़े बड़े ब्लॉक्स का शेप ले लेता है, कुछ ऐसे ऐसे ब्लॉक्स का शेप ले लेता है। मीन्स आपने पनीर देखा होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली पनीर की तरह दिखता है जब रबर के लिक्विड को, इस लिक्विड को डालते हैं कहाँ, पानी में, कोल्ड वाटर में, तो पूरा पनीर का शेप लेता है। फिर उससे प्रेस करके, केमिकल मिला के, उसे रिफाइन अच्छे तरीके से प्रोसेस करके इरेजर का फॉर्म दिया जाता है। अब भी देखिए स्टूडेंट, आपका जो इरेजर आता है मिटाने वाला, जो पेंसिल के इसके हम मिटाते हैं उसे, तो वो भी कैसा होता है, बिल्कुल उसी पनीर वाले शेप में फॉर्म में होता है, स्पंज जैसा दबता है, व्हाइट कलर का होता है। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल उसे वैसे ही रबर ट्री से मिलता है। और हम बात करें तो जो टी होती है, टी चाय, वो जिस चाय की पत्ती जो है, ये प्लांट्स उगते हैं, उसकी पत्तियां तोड़कर सुखाई जाती हैं, उन लीव्स को, टी लीव्स को फिर मशीन में प्रोसेस करके चाय पत्ती बनाई जाती है। तो स्टूडेंट उसमें भी क्या किया गया है, टी वाली इंडस्ट्री को सपोर्ट मिल रहा है, कहां से, प्लांटेशन से। और बात करें कॉफी वाली, कॉफी पाउडर आता है, आपने देखा होगा, है ना, कॉफी पाउडर आता है, और कॉफी के बीन से ही पाउडर बनाया जाता है, और उसी से प्रोसेस करके क्या करते हैं, फिर कॉफी बनती है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया कि ये प्लांटेशन जो है इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर हम फ्रूट्स के प्लांट लगा रहे हैं, तो फ्रूट जो भी होगा वो क्या करेगा, जैम बनाने में हेल्प करेगा, पिकल या जैम बनाने में हेल्प करेगा, कौन, फ्रूट। केचप वगैरह बनाने में हेल्प करता है। तो ये सारी चीजें जो है ये किसमें सपोर्ट कर रही है, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री में। जी हाँ, तो प्लांटेशन का मकसद यही होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट करे और ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को सपोर्ट करे। तो वही आगे हम चलिए देखते हैं, कहा गया है प्लांटेशन फार्मिंग प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल देता है, रॉ मटेरियल देता है, किसके लिए, वेरियस टाइप की एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के। अभी हमने देखा रबर के लिए, कॉफी के लिए, टी के लिए, ठीक। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ओनली ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल। जी हाँ, इस तरह के फार्मिंग में सिर्फ एक ही क्रॉप, सिर्फ एक सिंगल क्रॉप ही बहुत बड़े लैंड पे उगाई जाती है। यानी जितना भी लैंड है, मान लीजिए 100 एकड़ लैंड है, तो उस 100 एकड़ लैंड पे सिर्फ टी लगा दिया, सिर्फ कॉफी लगा दिया, सिर्फ रबर ट्री लगा दिया, तो यही परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ओनली ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल। जी हाँ, एक सिंगल क्रॉप ही बहुत बड़े पैमाने पे ऑन ए लार्ज स्केल उगाई जाती है, प्रोड्यूस की जाती है, ठीक। इट कवर्स लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, ये बहुत बड़ा जमीन का हिस्सा कवर कर लेता है। इट कवर्स लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसमें क्या किया जाता है, बहुत बड़े जमीन के हिस्से पे खेती की जाती है, उस पूरे एरिया को कवर अप किया जाता है। कैसे, ढेर सारा पैसा लगाकर, यानी कि ढेर सारे पैसा आके क्या किया जाएगा, पहले उसकी फेंसिंग कराई जा सकती है, या फेंसिंग नहीं कर रहे हैं तो बड़े बड़े मशीन जैसे कि हार्वेस्टर ले सकते हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स ढेर सारे ले सकते हैं प्लो करने के लिए, और ढेर सारे माइग्रेंट लेबर्स यानी कहीं और से मजदूर बुलाते हैं। स्टूडेंट्स, आप इसके पहले हिस्ट्री में पढ़ चुके हो कि प्लांटेशन वर्कर, एक नेशनलिज्म इन चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर है, 3rd चैप्टर हिस्ट्री का, उसमें हमने बात की माइग्रेंट लेबर की, जो प्लांटेशन में रहते हैं, स्वराज इन प्लांटेशन, जिसमें
क्या होता था, उस प्लांटेशन बाउंड्री के अंदर ही लेबर्स को रहना पड़ता था। आज के समय में भी आप देखते हो आजकल फैक्ट्रीज में वर्क करने के लिए कहाँ से दूर दूर से लेबर मंगाए जाते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, सारे माइग्रेंट लेबर होते हैं। तो वैसे ही प्लांटेशन में काम करने के लिए भी माइग्रेंट लेबर्स बुलाए जाते हैं ताकि वो उसी प्लांटेशन वाले एरिया में रहेंगे, वहीं रहते हैं, वहीं पर काम करते हैं और फिर बाद में तय समय पर छुट्टी लेके अपने घर जाते हैं। तो इस तरह की प्रोसेस होती है। ठीक, तो पूरा एरिया को इस प्लांटेशन वाले तरीके में पूरे एरिया को, पूरे लैंड को कैसे कवर अप किया जाता है, कैपिटल इंटेंसिव इनपुट से, ढेर सारा पैसा लगाकर, साथ ही साथ माइग्रेंट लेबर्स की सहायता से ही पूरा एरिया कवर अप किया जाता है। हियर द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट, यहाँ पर जो भी उगाया जा रहा है उसका मेन मकसद क्या है, मार्केट में बेचना, क्योंकि बेचेंगे तभी पैसा मिलेगा। घर घर जाके बेच नहीं सकते कि बहुत सारा प्रोडक्ट है ना, 1-1 केजी 2-2 केजी हम घर घर नहीं बेच सकते। और तो स्टूडेंट हम दुकान लगाकर एक जगह भी शॉप की तरह रिटेल में भी नहीं बेच सकते क्योंकि बहुत सारा प्रोडक्ट रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेनली जो कृषि मंडी होती है ना, देखा होगा आपने, वहां पर ले जाके बहुत सारा ट्रकों में भर के, ट्रॉलीज में भर भर के वहां लेकर जाते हैं क्योंकि बहुत सारा प्रोडक्ट होता है। तो इसका मेन मकसद क्या है, हियर द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट, इसका मेन मकसद इनकम कमाना है। इनकम कहां से मिलेगा, जब हम प्रोडक्शन को कहां बेचेंगे, मार्केट में, है ना। तो यहाँ पे मेनली मार्केट के लिए ही प्रोडक्शन किया जाता है। अब मार्केट तक ले जाना इतना सारा प्रोडक्ट, तो हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत अच्छी चाहिए होगी, रोड अच्छे चाहिए होंगे, कम्युनिकेशन अच्छा चाहिए होगी, मार्केट कब खुला है कब बंद है, या मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, कब ज्यादा हो रहा है कब कम हो रहा है। स्टोरेज फैसिलिटी, जैसे अभी मार्केट भी बंद है तो स्टोर करने के, उतना सारा सामान स्टोर कहाँ करेंगे हम प्रोडक्शन कर लेने के बाद, और तो और जब रेट हाई होंगे तब बेचेंगे। इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटी चाहिए होती हैं। जी हाँ स्टूडेंट, देयरफॉर ए गुड फैसिलिटीज, गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, प्रॉपर मार्केट फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड। जी हाँ, प्लांटेशन में मेनली जो फार्मिंग की जाती है वो मार्केट के लिए की जाती है, और मार्केट चलाने के लिए सही फैसिलिटी जैसे कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, है ना, इस तरह की चीजों की बहुत आवश्यकता होती है। तो ये रहेंगे तभी कमर्शियल फार्मिंग सक्सेसफुल होगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको इसे एग्जांपल देखना है तो टी इन असम एंड कॉफी इन कर्नाटक। जी हाँ, टी जो है असम में और कॉफी जो है कर्नाटक में बहुत फेमस है। वहां पर इस तरह की खेती बहुत ज्यादा की जाती है। आपने देखा होगा कि टी कॉफी, चाय के बागान बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना, हंड्रेड्स ऑफ एकर्स में वो चाय के बागान फैले होते हैं, और वहां पे क्या उगाया जाता है, टी कॉफी उगाया जाता है, बाद में फिर उसे इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया प्लांटेशन, जो क्या है, कमर्शियल फार्मिंग का एक टाइप है। तो हमने बात कर ली किसकी, प्लांटेशन की और कमर्शियल फार्मिंग की। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट क्रॉपिंग पैटर्न की। क्या होता है क्रॉपिंग पैटर्न, चलिए देखते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न, जी हाँ स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। इंडिया में जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके का है और बदलते रहता है। स्टूडेंट्स, पहले हम जान लेते हैं डिटेल में कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अलग अलग रीजन में क्या होता है, उस क्लाइमेटिक कंडीशन, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से क्रॉप उगाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें अगर जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर एक ऐसा एरिया है जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, बर्फ गिरती रहती है। तो वहां पर वही क्रॉप उगाई जा सकती है जो क्या होंगी, सारी क्रॉप्स माइनस टेम्परेचर यानी कम टेम्परेचर को सह सकती है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल हो गया, केसर हो गया, इस तरह के क्रॉप्स। वहां पर जितनी भी क्रॉप्स होंगी वो सारी क्रॉप्स वैसी ही होंगी जो क्या कर सकती हैं, लो टेम्परेचर पे या मिनिमम टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकती है। तो वही क्रॉप उगाई जाएंगी। तो वहां का क्रॉपिंग पैटर्न कैसा हो गया, ऐसी क्रॉप्स जो क्या होंगी, लो टेम्परेचर को सह पाती हो। तो वहीं हम बात करें अगर राजस्थान की, तो राजस्थान जो है बहुत ही टेम्परेट एंड कह सकते हैं बहुत ही उष्ण कटिबंध यानी कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर वाला एरिया है, हाई टेम्परेचर होता है। वहां पे सैंड जो है, सैंडी स्ट्रक्चर, वहां जो सैंड है मतलब सॉइल जो सैंडी स्ट्रक्चर का है, सैंड है उसमें बहुत ज्यादा, तो वहां पर वही क्रॉप उग पाएगी। राजस्थान जैसे इलाके में वही क्रॉप उग सकती है जो ज्यादा गर्मी झेल सके, हाई टेम्परेचर में रह सके, साथ ही साथ जिसे पानी की ज्यादा आवश्यकता ना हो, और तो और वहां पे सैंडी स्ट्रक्चर यानी कम फर्टिलिटी वाले सॉइल में भी उग पाए। तो स्टूडेंट्स, वहां पे क्रॉपिंग पैटर्न ये होगा कि वहां पे कम पानी वाली क्रॉप ही उग पाएगी जो ज्यादा टेम्परेचर को झेल सके। तो वहां का क्रॉपिंग पैटर्न ऐसा हो गया। अब हम बात करें कुछ साउथ के कुछ स्टेट्स की, नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स की, तो वहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। तो उन स्टेट्स में वही क्रॉप उग पाएगी जिसे ज्यादा पानी की जरूरत होगी, तो ज्यादा पानी भी सह पाए। तो ये क्रॉपिंग पैटर्न हो गया। और तो और स्टूडेंट्स, क्रॉपिंग पैटर्न जो है कल्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है, कैसा कल्चर है। अगर कल्चर ऐसा है कि ट्राइबल कल्चर है, वो खुद के बनाए कपड़े खुद ही बनाकर पहनते हैं,
और जो भी चीजें हैं घर के वो सारे हाउस होल्ड आर्टिकल खुद ही बनाते हैं, तो क्या करेंगे फाइबर क्रॉप उगाएंगे ताकि उससे खुद कपड़ा बना सके। वो ऐसे चीज उगाएंगे जैसे बांस की खेती भी कर सकते हैं, बैम्बू, ताकि वो क्या कर सके अपने घर और दूसरे हाउस होल्ड आर्टिकल उसी बैम्बू से बना पाए। ये सारे काम, ये सारी जो एक्टिविटीज है, फीचर जो है उस एरिया के क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। इसे ही क्या कहते हैं क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। और तो और स्टूडेंट कुछ जगहों पर ज्यादातर फूड क्रॉप ही उगाई जाती हैं, क्योंकि वहां पे जो पैटर्न होता है, वहां पे जो एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी या पॉपुलेशन डाइवर्सिटी होती है, यानी कि वहां पे ज्यादा लोग हैं, ज्यादा पॉपुलेशन है, तो खाने के लिए फूड पहले मिलना चाहिए, तो वो लोग ज्यादा फूड क्रॉप उगाते हैं ताकि सबको खाने को मिले। तो क्रॉपिंग पैटर्न जो है वेरियस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो वही हम बात करते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न किन किन चीजों पर डिपेंड करता है और क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, क्रॉपिंग पैटर्न किसे रिफर करता है? इट रेफर्स टू टाइप ऑफ क्रॉप्स जनरली ग्रोन इन ए पर्टिकुलर रीजन। जी हाँ, एक पर्टिकुलर रीजन में, खास क्षेत्र में जो एक खास प्रकार की क्रॉप उगाई जाती है वही क्रॉपिंग पैटर्न है। अगर किसी इलाके में ऐसी क्रॉप उगाई जाती है जो गर्मी ज्यादा सह सकती है, तो वो गर्मी वाला क्रॉपिंग पैटर्न हो गया। अगर किसी इलाके में ऐसी क्रॉप उगाई जा रही है जो ज्यादा ठंड बर्दाश्त करती है, जैसे हमने एग्जांपल लिया जम्मू कश्मीर का, तो उस इलाके का क्रॉपिंग पैटर्न क्या है? ऐसा जो लो टेम्परेचर में भी चल सके। तो ये बात हमने की। इट क्रॉपिंग पैटर्न मतलब क्या? इट रेफर्स टू टाइप ऑफ क्रॉप्स जनरली ग्रोन इन ए पर्टिकुलर रीजन। इट रिफर्स टू टाइप ऑफ क्रॉप्स जनरली ग्रोन इन ए पर्टिकुलर रीजन। जी हाँ, एक खास क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की जो क्रॉप्स फसलें उगती हैं उसे ही क्रॉपिंग पैटर्न कहा जाता है। स्टूडेंट्स, कल्चरल प्लूरलिटी, यानी कि कल्चर जो है डिफरेंट डिफरेंट होना। प्लूरल का मतलब आप जानते हो, एक से ज्यादा मतलब प्लूरल। तो कल्चर अगर वेरियस टाइप के हैं, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न कंट्रीज में लगभग एक ही तरह का कल्चर होता है, बहुत कम ऐसी कंट्रीज जहाँ पे कल्चर डिफरेंट करते हैं ना, डिफर। बट हमारे यहाँ तो हर रीजन में आप चले जाइए, जिस डायरेक्शन में जाएंगे, नॉर्थ में जाएंगे अलग कल्चर, साउथ में जाएंगे अलग कल्चर, ईस्ट में अलग, वेस्ट में अलग, यानी जितने सारे हमारे डायरेक्शन है अलग अलग रीजन में अलग अलग कल्चर है। यानी हमारा कल्चर जो है बहुत प्लूरल फॉर्म में प्रेजेंट है। तो अलग अलग कल्चर है तो उन लोगों की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होगी, तो लोग क्रॉप भी क्या उगाएंगे? अलग अलग। तो क्रॉपिंग पैटर्न भी क्या हो गया? अलग अलग। ठीक है। एंड फिजिकल डाइवर्सिटी, हमारे फिजिकल डाइवर्सिटी बहुत है, कहीं पे पहाड़ है तो कहीं पे सैंड है, कहीं पर बहुत ज्यादा प्लेन लैंड है तो कहीं पर टेरिन्स है, प्लेट्यूज है। तो उन अलग अलग इलाकों में हम क्या करेंगे? अलग अलग तरह की खेती करेंगे। तो इसीलिए क्रॉपिंग पैटर्न भी क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। तो वही कहा गया है कल्चरल प्लूरलिटी एंड फिजिकल डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट्स द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। जी हाँ, इंडिया में जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो किस पर बेस्ड है? कल्चरल प्लूरलिटी पर और फिजिकल डाइवर्सिटी पर, क्योंकि अलग एरिया में अलग कल्चर परफॉर्म होता है। एक से ज्यादा कल्चर हमारे इंडिया में है और वेरियस टाइप की डाइवर्सिटी भी है, जिसकी वजह से हमारा क्रॉपिंग पैटर्न क्या है? पूरी तरह से डिफरेंट डिफरेंट है, डाइवर्स है। वही बात यहाँ बताई गई स्टूडेंट्स। वेरियस टाइप्स ऑफ फूड एंड फाइबर क्रॉप्स। जी हाँ, इंडिया में बहुत सारे फूड और फाइबर क्रॉप्स। फूड क्रॉप में राइस, व्हीट, मिलेट्स, इसकी बात कर लेंगे। फाइबर क्रॉप में कॉटन, जूट, सिल्क, इसकी हम बात कर लेंगे। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जी हाँ, फ्रूट्स में हॉर्टिकल्चर आता है। जी हाँ, हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? अगर आप फ्रूट्स एंड फ्लावर्स उगा रहे हैं तो उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, HORTICULTURE, हॉर्टिकल्चर। अगर आप फिश, मछली पालन करते हैं, फिश प्रोडक्शन करते हैं, तो उसको बोला जाता है पीसी कल्चर, PISCI कल्चर, है ना। फिर आता है अगर आप हनी बियरिंग करते हैं, यानी कि आप हनी, मधुमक्खी पालन करते हैं, तो उसको बोलते हैं एपीकल्चर, APICULTURE, एपीकल्चर। और फिर यदि आप सिल्क वॉर्म रेयर करते हैं ना, रेशम उगाते हैं, रेशम का कीड़ा पालते हैं, सिल्क वॉर्म, है ना, रेशम सिल्क का प्रोडक्शन करने के लिए, तो उसमें क्या बोलते हैं? उसको सेरीकल्चर बोलते हैं, SERI, सेरीकल्चर। तो स्टूडेंट्स, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नाम्स दिए गए हैं अलग अलग टाइप की फार्मिंग और खेती को। जी हाँ, तो हमारे अलग अलग इंडिया के रीजन्स में अलग अलग टाइप्स की फार्मिंग होती है, जैसे कि फूड एंड फाइबर क्रॉप भी उगते हैं। MP में कॉटन उगाया जाता है, फाइबर क्रॉप, है ना। और हम बात करें हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, तो वहां पर फूड क्रॉप ज्यादा उगाते हैं। और हम बात करें असम की, कर्नाटका की, तो वहां पर टी, कॉफी, बीवर्ज क्रॉप ज्यादा उगाया जाता है। बीवर्ज मतलब पेय पदार्थ, ऐसा क्रॉप जिसे हम पीते हैं उसे बीवर्ज क्रॉप बोलते हैं। खाते हैं तो फूड, पीते हैं तो बीवर्ज, BEVERAGE, बीवर्ज क्रॉप। जी हाँ। और वेरियस टाइप के स्पाइसेस एक्सेट्रा ग्रोन इंडिया। और साउथ के कुछ एरिया में जंगल ज्यादा है तो वहां पर स्पाइसेस उगाए जाते हैं। जी हाँ, फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्पाइस, जैसे कि काली मिर्च हो गया, इलायची हो गया, है ना, बहुत सारे से टर्मरिक हो गया, ये सारी जो चीजें हैं उगाई जाती हैं इन एरियाज में। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी है, इसलिए हमारे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न है। स्टूडेंट्स, जो कल्चरल प्लूरलिटी होती है और रीजनल डाइवर्सिटी होती है वो क्या होती है? बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है क्रॉपिंग पैटर्न के लिए। किसी भी देश में क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो डिपेंड करता है
खास दो चीजों पर, एक तो वहां के लोगों का कल्चर क्या है, दूसरा वहां का इलाका कैसा है, वहां का एरिया कैसा है, क्रॉपिंग के लायक है कि नहीं। जैसे आपको अगर फूड क्रॉप उगाना है लेकिन आपके पास एरिया नहीं है फूड वाला, आपके पास तो एरिया पूरा पहाड़ है, तो उस क्रॉप पहाड़ पर फूड क्रॉप नहीं उगाए जा सकते, वहां पर हमें टी कॉफी जैसा कुछ उगाना होगा। या फिर फॉर एग्जाम्पल आपका एरिया है डेजर्ट वाला पूरा सैंडी स्ट्रक्चर जैसा, तो क्या वहां पर फूड क्रॉप या फ्रूट क्रॉप उगा सकते हैं, नहीं उगा सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पर हमें ऐसा क्रॉप उगाना पड़ेगा जो क्या हो, हमारे लिए सुटेबल हो, यानी कि उस लैंड के लिए सुटेबल हो, यानी कि कैक्टस हो गया, ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा सकती है, या फिर कुछ और उगाया जा सकता है, स्पाइन्स वाले थॉर्नी बुशेस वाले प्लांट्स उगाए जा सकते हैं, जिनमें कांटेदार झाड़ियां होती हैं, उसे उगाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न को एक लाइन में ध्यान रखिएगा कि इट रिफर्स टू टाइप ऑफ क्रॉप्स जनरली ग्रोन इन ए पर्टिकुलर रीजन, है ना। द टाइप ऑफ क्रॉप्स जनरली ग्रोन इन ए पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज क्रॉपिंग पैटर्न। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्रॉपिंग पैटर्न की यही डेफिनेशन है कि क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप एक पर्टिकुलर रीजन में उगाई जाती है। टाइप ऑफ क्रॉप ग्रोन इन ए पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज क्रॉपिंग पैटर्न। और ये डिपेंड किस पे करती है, कल्चरल प्लुरलिटी पे और फिजिकल डाइवर्सिटी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। तो ये बात करें हमने क्रॉपिंग पैटर्न की। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हमने बात की कमर्शियल फार्मिंग की, हमने बात की प्लांटेशन की। हमने देखा कि प्लांटेशन खुद भी एक टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग है, जिसका मेन मकसद क्या होता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए उगाना। हमने बात की कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग का मेन मकसद क्या होता है, ज्यादातर मार्केट के लिए सप्लाई करना है, इनकम जनरेट करना। तो मार्केट फैसिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए अगर ज्यादा इनकम चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लार्ज प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये होगा कमर्शियल फार्मिंग, प्लांटेशन और क्रॉपिंग पैटर्न। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स इस चैप्टर वाइज जो भी नोट्स मिल रहे हैं आपको, इस चैप्टर में जितने भी वीडियो लेक्चर वाइज 1, 2, 3 वीडियो लेक्चर से जो भी नोट्स मिल रहे हैं आप उसको प्रिपेयर कीजिए, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये जो पार्ट है एग्रीकल्चर का, ये ना सिर्फ आपके 10th बोर्ड के मेन एग्जाम के लिए है, बल्कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे आने वाले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्रॉपिंग सीजन की, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, इस तरह के क्रॉप्स की। तो वो कौन से सीजन में कौन सा क्रॉप उगाया जाता है, कौन सा स्टेट ज्यादा फेमस है किस क्रॉप के लिए, सारी बातें हम करने वाले हैं। तो आने वाले वीडियो लेक्चर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाले हैं, तो हर वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए और पूरे नोट्स प्रिपेयर कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए विद्या स्थली वाले सर।